और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बसंत मीना एमजे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो ओशियनोग्राफी महासागरीय विज्ञान से संबंधित है। ये टॉपिक एक ज्वार भाटा है। महासागरीय भाग की सबसे महत्वपूर्ण गतियों की बात करें तो धाराएं और ज्वार भाटा इंपॉर्टेंट गतियां होती हैं। तो ज्वार भाटा दोस्तों क्या होता है, ज्वार भाटा कैसे आता है, ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है, ज्वार भाटा की संकल्पनाएं क्या है, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। ज्वार भाटा आने का समय क्या होता है। अब जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है कि महासागरीय भाग, अब देखो महासागर का ये पार्ट है, ये महासागरीय भाग है। महासागरीय सतह का जल जब ऊपर उठ जाता है उसे हम ज्वार कह देते हैं, और जब नीचे जल गिर जाता है उसे हम भाटा कह देते हैं। सागरीय सतह का जल ऊपर उठने के क्रम को ज्वार व नीचे गिरने के क्रम को क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। ज्वार और भाटा इसलिए नाम मिला है। अब देखो दोस्तों, ये महासागरीय भाग की महत्वपूर्ण क्या है, गति है। महासागरीय भाग की महत्वपूर्ण गति है। अब सबसे पहले अपने पास प्रश्न बनता है कि ज्वार भाटा आता क्यों है, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है। तो ज्वार भाटा आने के मुख्य जो कारण है दोस्तों, ये क्रम से ध्यान रखना आप। सबसे पहला है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। दूसरा है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तीसरे नंबर पे अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और चौथे नंबर पे आप पृथ्वी का आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार ज्वार भाटा आने के मुख्य चार कारण हो गए, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अपकेंद्रीय बल और पृथ्वी का ये आकर्षण या पृथ्वी का बल। ये चार मुख्य कारण है जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। अब सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि महासागरीय भाग में, अब वो तीन चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये ध्यान देना आप। सबसे पहले हम देखेंगे सी, दूसरा शब्द है स्वेल, और तीसरा शब्द है सर्फ। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। सी, महासागरीय भाग में अनियमित जो जलधाराएं चलती हैं, महासागरीय भाग में जो अनियमित जलधाराएं चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, सी। महासागरीय भाग में जो नियमित जलधारा चलती है उसको क्या कहते हैं, स्वेल। और महासागरीय भाग में तटीय क्षेत्र में टूटती हुई जलधाराएं चलती हैं उसे सर्फ कहा जाता है। और दो ज्वारों के बीच में जो अंतर होता है, दो ज्वार आने में जो अंतर होता है उसे ज्वारीय परिसर कहा जाता है, ज्वारीय परिसर। दो ज्वारों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ज्वारीय परिसर कहा जाता है। और ज्वार के द्वारा जो तरंगें उठती हैं उन्हें ज्वारीय तरंग के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि ज्वार भाटा जो है ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले ज्वार भाटा आता कैसे, स्थिति कैसे बनती है, वो ध्यान देना है अपने को। सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार या वृत्त ज्वार भी इसे कह सकते हो। तो इसमें स्थिति क्या रहती है, जैसे ये देखो सूर्य हो गया, सूर्य, इसकी स्थिति देख रहे हैं अपन, सूर्य। उसके बाद में ये हमारी हो गई पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर ये जो चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। अब चंद्रमा की स्थिति एक तो ये मान लेते हैं अपन, ये चंद्रमा की स्थिति ये मान लेते हैं। ये दो स्थिति है, ये क्या है, चंद्रमा, और ये भी चंद्रमा। ये दो नहीं है, ये एक ही है, लेकिन ये घूम के इस साइड में भी आएगा, इस ऐसे चलता रहेगा ये, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो ये स्थिति रहती है। देखो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं
तब दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ये याद रखना आप, दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं, उसे दीर्घ, तीनों सिद्ध में होते हैं तो सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा ज्वार आता है। सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा ज्वार जो आता है उसको क्या कहा जाता है? दीर्घ ज्वार या वृहत ज्वार के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं, एक क्रम में होते हैं, तो इसको युति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युति। ये याद रखना। और इसी क्रम को सिजिगी भी कहा जाता है। सिजिगी, ये भी याद रखना। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं उसे युति। युति का मतलब दोस्तों ये होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं? युति। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति अपने सामने कब आती है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो उसको युति कहते हैं। युति की स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं और इस स्थिति को सिजगी के नाम से जाना जाता है। और इसमें ज्वार जो है महासागरीय भाग में 20% से ऊपर उठता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है लघु ज्वार। लघु ज्वार, अब देखो ये जो ज्वार आते हैं ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। जैसे एग्जाम में आ जाए कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं? दीर्घ ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। पहली स्थिति तो ये हो गई, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। एक स्थिति हो जाएगी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये स्थिति हो गई। अब देखो सूर्य, पृथ्वी और ये चंद्रमा आ रहे हैं। यहाँ पे दो स्थिति हो रही है अपने पास। एक स्थिति तो ये हो रही है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। एक स्थिति हो रही है सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ये दो स्थिति हो रही है अपने पास। तो दो स्थितियों में कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है। अब देखो ये पूर्णिमा वाला जो ज्वार है, पूर्णिमा और अमावस्या, अब ये ध्यान देना अपने को कि ये पूर्णिमा, देखो चंद्रग्रहण की स्थिति, चंद्रग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अमावस्या के दिन उत्पन्न होती है। ये याद रखना। एक ही दिन की स्थिति है सूर्य ग्रहण में, ये दिन की स्थिति है और ये रात की स्थिति है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में लघु ज्वार। लघु ज्वार, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों समकोणिक स्थिति में होते हैं, तीनों समकोणिक स्थिति में, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम से देख लो आप, ये सूर्य हो गया, उसके बाद में ये पृथ्वी हो गई, और उसके बाद में मान लो ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्र लगा है, तो ये चंद्रमा हो गया और ये चंद्रमा हो गया, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों इस स्थिति में होते हैं, या सीधे मायने में आप यूं बोल सकते हो कि सूर्य और चंद्रमा जब समकोणिक स्थिति में होते हैं तब न्यून ज्वार या निम्न ज्वार या लघु ज्वार उत्पन्न होता है। लघु ज्वार उत्पन्न होता है। और ये हमेशा ज्वार जो है ये सप्तमी और अष्टमी के दिन ये ज्वार उत्पन्न होते हैं। कौन से? लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। और ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की समकोणिक स्थिति की वजह से होता है ऐसा। और ये 20% से नीचे ज्वार होता है, 20% से नीचे। अब देखो दोस्तों, जैसे मान लो आप सामान्य ज्वार 100%, अब 20% ऊंचा ज्वार मतलब 120 हो गया। अब 20% नीचा ज्वार, इसका मतलब 80 हो गया। तो ये तो सामान्य ज्वार, जब 20% ऊंचा होगा तो 120, ये तो हो जाएगा दीर्घ ज्वार। सामान्य ज्वार हो गया और ये लघु ज्वार हो गया, सामान्य से 20% कम। क्लियर हो गया ये अपना। तो ये चीजें, ये ज्वार आने का मुख्य कारण था। इसके बाद में हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों, ज्वार जो भाटा है, ये इसके प्रकार कितने होते हैं, इसकी संकल्पनाएं क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे ज्वार भाटा से रिलेटेड कुछ विशिष्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अक्सर पुटअप किए जाते रहते हैं। पहला प्रश्न, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचे ज्वार जो हैं ये फंडी की खाड़ी में आते हैं दोस्तों। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी दोस्तों कहाँ पड़ती है? कनाडा में।
यहाँ वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, और ये ज्वार जो है 15 से लेकर 18 मीटर ऊंचे जो ज्वार, ये जो धाराएं हैं वो उठती हैं, तरंगे ऊपर उठती है 15 से 18 मीटर। अब ये देख लो आप कितना जबरदस्त ये इस तरह का जो ज्वार आता है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम कि भारत में सबसे अधिक ऊंचे ज्वार जो आते हैं ये ओखा में आते हैं। कहाँ पे? ओखा। ओखा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात राज्य में। लगभग यहाँ पे 2.7 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं भारत में, इतने ही ऊंचे ज्वार आते हैं, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर एक दिन में, वैसे ज्वार जो है सामान्यतः एक दिन में 2 बार आता है, लेकिन एक स्थान ऐसा है वर्ल्ड में जहां पे एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। तो वो जगह है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में कौन सा? दक्षिणी इंग्लैंड में। दक्षिणी इंग्लैंड में एक जगह है साउथहैम्पटन। कौन सी जगह? साउथहैम्पटन, जहां पे एक दिन में कितने ज्वार आते हैं? 4 ज्वार आते हैं। अब ज्वार 4 बार ज्वार आते हैं, इसका मुख्य कारण है कि इसमें देखो, एक तो है इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल। और एक है उत्तरी सागर, एक है उत्तरी सागर। तो इस ऐसा कहा जाता है कि 2 बार तो ज्वार आते हैं इंग्लिश चैनल में और 2 बार ज्वार आते हैं उत्तरी सागर में। ऐसे टोटल ज्वारों की संख्या वहां पे क्या होती है? 4। तो देखो ये दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, सब में प्रश्न ये आए हुए हैं। वो तो इन तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान देना अच्छे तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज्वार जो भाटा है इसके प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे 2 प्रकार तो हमने देखे, दीर्घ ज्वार समझ लिया हमने, उसके बाद में हमने लघु ज्वार भी देख लिया, उसके बाद में अयनवर्ती ज्वार। अयनवर्ती, अयनवर्ती का मतलब होता है करक और मकर रेखा का जो समीपवर्ती क्षेत्र होता है उसको अयनवर्ती कहते हैं। कहने का मतलब करक रेखा के ऊपर और मकर रेखा के ऊपर आने वाले जो ज्वार हैं वो कौन से ज्वार कहलाते हैं? अयनवर्ती ज्वार कहलाते हैं। चौथे नंबर पे भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय ज्वार। भूमध्य रेखीय जो ज्वार है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा के ऊपर आते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में 5 नंबर पे हम देखें दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार जो एक दिन में एक बार ज्वार जो आता है उसको हम दैनिक ज्वार कहते हैं, और जो 2 बार जो ज्वार आते हैं उसको अर्धदैनिक ज्वार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अर्धदैनिक। एक दिन में आने वाले ज्वार दैनिक ज्वार, और आधे दिन में आने वाले, जैसे इसमें 12 घंटे 26 मिनट के अंतर से आने वाले ज्वारों को हम क्या कहते हैं? अर्धदैनिक ज्वारों के नाम से जानते हैं। उसके बाद मिश्रित ज्वार है। कौन सा ज्वार आता है? मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार जो है ये ऊंचे ज्वार होते हैं, नीचे ज्वार भी होते हैं, और ये ज्वार हिंद महासागर में भी आते हैं और प्रशांत महासागर में भी आते हैं दोस्तों। तो ये ज्वारों के प्रकार याद रखना। इसके बाद में 8वां जो प्रकार है यह है अपभू ज्वार। अपभू ज्वार। अपभू का मतलब होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है उस स्थिति को अपभू के नाम से जाना जाता है। जब पृथ्वी से दूर चंद्रमा होता है तो उसकी वजह से ये ज्वार उत्पन्न होता है, और चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक होता है उस स्थिति को उपभू के नाम से जाना जाता है, और उस स्थिति में जो ज्वार उत्पन्न होता है उसको उपभू ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो ज्वार की ये आपके 8 इंपॉर्टेंट प्रकार हो गए दोस्तों। उसके बाद में हम देखें कि ज्वार आने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका होता है? सूर्य का होता है या चंद्रमा का होता है? तो ज्यादातर बच्चे बताएंगे सूर्य का होता है, क्योंकि सूर्य बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा जो है, सूर्य की तुलना में चंद्रमा जो है, इसका फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, वो 2.17 गुना अधिक लगता है। ये याद रखना। ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है ये प्रश्न कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कितनी गुना ज्यादा लगती है? 2.17 गुना ज्यादा लगती है। और इन दोनों का अनुपात, चंद्रमा और सूर्य का जो अनुपात है ये 11:5 का रेशियो है। 11:5 का रेशियो है। कहने का मतलब चंद्रमा का ये लगता है तो सूर्य का ये लगता है। इसका कारण है कि सूर्य दोस्तों पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, और चंद्रमा केवल 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है।
84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है, इसलिए चंद्रमा नजदीक होने की वजह से इसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगता है, अर्थात 2.17 गुना लगता है। ये ध्यान रखना आप। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कितना गुना, अनुपात इसका पूछा जा सकता है, सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से, ये बात भी पूछी जा सकती है, चंद्रमा कितना दूर है ये पूछा जा सकता है। तो यह लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट कि चंद्रमा की सबसे महत्वपूर्ण जो संकल्पना है, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कौन सी आई है अभी तक, तो वो है ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी? ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स ने किया था। दोस्तों याद रखना, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन कब और किसके द्वारा? ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स के द्वारा किया गया था। जेम्स जीन्स के द्वारा इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। उसके बाद में जेफ्रीज नामक विद्वान ने इस परिकल्पना में 1929 में संशोधन भी प्रस्तुत कर दिया था। कब? 1929 में जेफ्रीज नामक विद्वान ने इस परिकल्पना में संशोधन भी प्रस्तुत किया था और ये एक महत्वपूर्ण मान्य परिकल्पना मानी जाती है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो ज्वार भाटा है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कितने हैं? तो महत्वपूर्ण सिद्धांत 5 हैं। मैं आपको लिख देता हूं। पहले नंबर का जो सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट है। पहला सिद्धांत है संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हो, ये न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1687 में। ये याद रखना। गुरुत्वाकर्षण बल या संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने 1687 में, जो ज्वार भाटा से संबंधित है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हम देखें तो गतिक सिद्धांत, ये कॉलेज लेक्चर एग्जाम में भी आ चुका है। गतिक सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। लाप्लास एक फ्रांसीसी विद्वान थे और इन्होंने किताब भी लिखी थी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, विश्व व्यवस्था की व्याख्या, और ये परिकल्पना 1755 में दी थी। तीसरी परिकल्पना की बात करें, तीसरा जो सिद्धांत है उसकी बात करें हम, तो नेक्स्ट है प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत तो विलियम हेवेल का है, ये हेवेल विद्वान का ये सिद्धांत है। उसके बाद ये 1833 में दी गई थी। उसके बाद में नंबर 4 पे देखें नहर सिद्धांत। नहर सिद्धांत तो नहर सिद्धांत प्रेरीज का है। प्रेरी ये 1842 में दिया गया था। उसके बाद में अंतिम सिद्धांत है स्थितिक तरंग सिद्धांत। स्थितिक तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत और मैं आज बता रहा हूं फैशन की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें से निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सिद्धांत हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे हमेशा पूछे हुए हैं गतिक सिद्धांत किससे संबंधित है, या प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, किससे संबंधित है, नहर सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, किससे संबंधित है, इस तरह से प्रश्न बनेंगे। स्थितिक तरंग सिद्धांत किसने दिया है, तो ये ध्यान रखना आपने हेरिस ने दिया है दोस्तों। हेरिस नामक विद्वान ये सिद्धांत दिया है। तो ये 5 महत्वपूर्ण इसके सिद्धांत हुए। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि स्थितिक जो तरंग सिद्धांत जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखना आप, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, इसने एक प्रयोग के द्वारा बताया। जैसे मान लो कोई आयताकार आपने बर्तन लिया, ज्वार भाटा कैसे आता है, इस बर्तन को आपने पानी से भर लिया। प्रैक्टिकली क्या करो आप घर पे भी कर लो, ये जल से भर दिया आपने। अब इसके ऊपर, इस बर्तन के ऊपर जितना फोर्स लगाओगी, जितना बल लगाओगी, उतना ही पानी में दोलन होगा, हिलने डुलने की क्रिया होगी। और यदि ज्यादा फोर्स लगाओगे तो जल में ज्यादा दोलन होगा, ज्यादा हिलने डुलने की क्रिया होगी। तो हेरिस ने कहा स्थितिक तरंग सिद्धांत में कि महासागरीय भाग भी एक जलीय पात्र की तरह हैं। उसमें भी जब सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है तो उसमें जल में दोलन की क्रियाएं होती है और जल के ऊपर उठने के क्रम को ज्वार, नीचे गिरने के क्रम को भाटा कहते हैं। उसके बाद में ज्वार भाटा के दोस्तों प्रभाव क्या पड़ते हैं, ज्वार भाटा जो है उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, वो कैसे आता है। अब देखो ज्वार भाटा एक दिन में जो आता है, एक दिन में लगभग 52 मिनट का अंतर पड़ता है। अब याद रखना ये हमारी पृथ्वी है और ये मान लो चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। तो पहले ज्वार यहां आया, उसके बाद में पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, 24 घंटे में अपना घूर्णन पूर्ण कर लेती है। और चंद्रमा जो है ये 27.5 दिन में, लगभग 28 दिन में
चंद्रमा की, ये जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। तो ये चंद्रमा जो है, जैसे पृथ्वी घूम रही है तो चंद्रमा लगभग 13 डिग्री आगे बढ़ जाता है। चंद्रमा भी तो घूमेगा ना पृथ्वी के चारों ओर, ऐसे घूमता रहेगा, इस सर्किल में घूमता रहेगा। तो पहले मान लो यहां पर 4 बजे ज्वार आया, तो नेक्स्ट ज्वार आएगा 4:26 पर, नेक्स्ट ज्वार आएगा 4:52 के ऊपर। तो कहने का मतलब एक दिन में ज्वार आने में 52 मिनट का अंतर पड़ता है, क्योंकि सूर्य जो है 13 डिग्री आगे बढ़ जाता है। 13 डिग्री, अब 1 मिनट में 4 मिनट का अंतर पड़ता है, तो 13 गुणा 4 बराबर 52 मिनट का अंतर पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 1 दिन में 52 मिनट का अंतर पड़ता है। उसके बाद में ज्वार भाटा जो है दोस्तों, इसके प्रभाव क्या है, या इसके मुख्य प्रभाव देखिए आप। नंबर 1 पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसके कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं तो नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। पॉजिटिव प्रभाव की बात करें हम, तो इसमें ज्वार उठता है तो ज्वारी तरंगें उठती हैं, जिससे विद्युत का निर्माण किया जाता है। ज्वारी विद्युत का निर्माण किया जाता है। ज्वारी विद्युत का निर्माण वर्ल्ड में अभी फिलहाल कहां किया जा रहा है, एक तो फ्रांस और एक जापान। ये 2 देशों में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। अपने भारत में भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कौन सी ऊर्जा का? ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन। और केवल एक जगह है, विजिगम क्षेत्र। कौन सा? विजिगम क्षेत्र। और विजिगम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? केरल राज्य में है। ये याद रखना, एकमात्र स्थान है। उसके बाद में 30 नंबर पे देखें कि ज्वार जब आता है तो ज्वार के द्वारा जो बोट्स होती हैं, जो नाव होती हैं, जो जलयान होते हैं, वो तट तक पहुंच जाते हैं, और तट पे होते हैं वो सागर की ओर भाटे के साथ उतर जाते हैं। तो ये भी एक लाभ मिलता है। चौथे नंबर पे कि महासागरीय भागों में जो ज्वार भाटा आता है तो काफी गंदगी रहती है तटीय क्षेत्र में, तो ज्वार भाटा आने की वजह से कूड़ा कचरा जो है वो भी साफ हो जाता है, और वापस से तट से टकराकर जो महासागर की ओर जलधाराएं, जैसे मान लो ये महासागर है और ये तट है, अब जलधाराएं ऐसी तट से आके टकराएंगी, और तट पे जो कूड़ा कचरा होता है वापस जल के साथ रिटर्न होता है, उसको टर्बिडिटी के नाम से जानते हैं। ये याद रखना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्बिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्बिडिटी का मतलब होता है पंक जलधारा या कीचड़ युक्त जल धारा। उसके बाद में नेक्स्ट 5वें नंबर पे कि महासागरीय भाग में जो मछलियां होती है वो भी तट तक पहुंच जाती है ज्वार के द्वारा। 6वीं बात करें तो महासागरीय भाग में जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो भी ज्वार के द्वारा तट तक पहुंच जाते हैं। तो ज्वार के द्वारा बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, जो एक महत्वपूर्ण तरंग है। दोस्तों इस टॉपिक में आज इतना ही। इस टॉपिक को यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।